नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैपिड रिवीजन क्लासेस और हमने रैपिड रिवीजन पार्ट फर्स्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। उसमें आपने पढ़ा होगा और आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेगा। आज के पार्ट में भी आपको बहुत कुछ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बताया जाएगा जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम में, हर एक, चाहे वो आपकी सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपके ये जो रैपिड रिवीजन क्लासेज है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इन सभी जो भी जितने भी 4-5 पार्ट्स में जो भी आ रहा है रैपिड रिवीजन क्लासेज, वो आप सभी अच्छे से देखना, अच्छे से याद कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि वो भी रैपिड रिवीजन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कर ही देना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस रैपिड रिवीजन क्लास को भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक डिजीज कंडीशन जो कि आपके सामने है, मलेरिया। आपको यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या क्या पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। जो मलेरिया है वो किस प्रकार की डिजीज कंडीशन है ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आपको बैक्टीरियल डिजीज है या फिर वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, इस प्रकार के मतलब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको तो याद यही करना है कि जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम से स्प्रेड होने वाली डिजीज कंडीशन है। प्लाज्मोडियम में एंड कौन से मॉस्किटो से? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, और आपको यहाँ पर जैसे कि ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, नेक्स्ट आपको मिलेगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, या फिर आपको सीधा दिया जाएगा एनाफिलीज या फिर एडीज, मतलब एगिप्टी। अलग अलग जो है ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है कि कुछ लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, ऑप्शंस को अच्छे से देख लेते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि अपने को क्या करना है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस को पढ़ते ही नहीं है, वो एनाफिलीज मॉस्किटोज जहाँ दिखता है वो चाहे मेल हो फीमेल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर टिक करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं ये क्वेश्चन मेरा राइट हो गया, लेकिन उसने क्वेश्चन के ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। सबसे पहला काम यही होता है जब भी आप एग्जाम देते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में वो क्या पूछना चाह रहा है वो आप समझ जाइए। उसके बाद में आप ऑप्शंस को देखिए, हर एक ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस 4 मिलेंगे, उनमें देखना है कि है कौन सा राइट आंसर। उसके बाद आपको आंसर करना, मतलब क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना होगा और ऑप्शंस है उनको भी केयरफुली पढ़ना होगा क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ही आते हैं। एनाफिलीज मॉस्किटोज आप सभी को पता है, अब फीमेल है मेल है, मतलब आपको ये भी पता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज से ही होती है, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में आप एनाफिलीज मॉस्किटोज देखते हैं और राइट टिक करके आप आंसर कर आते हैं, फिर कहते हैं कि ये मेरा सही हुआ है, लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मलेरिया जो है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, ये तो आप सभी को पता है, नॉर्मल बात है ये तो। फाइलेरिया जो है ये लिम्फेटिक जो फाइलेरियासिस होता है वो फाइलेरिया होने वाली डिजीज कंडीशन है। इसके कुछ 3 पैरासाइट्स होते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों के, और ये तीनों जो है इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए यहाँ पर आप और देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे सवाल जो पूछा जाएगा वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है वो किस पैरासाइट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, उचिरे ब्रैंकोप्टाई दिया जाएगा या तो ऑप्शन में, या फिर ब्रूजिया मिलाई या फिर ब्रूजिया टिमोरी, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। जो ऑलमोस्ट अभी तक क्वेश्चंस में जो ऑप्शन मिला है वो उचिरे ब्रैंकोप्टाई ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काला आजार जो कि लेशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन लेशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है काला आजार। आपको पूछा जा सकता है इंडियन लेशमानियासिस जो है वो किस प्रकार की या फिर किस पैरासाइट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो आपको आंसर में करना होगा लेशमेनिया डेनोनी। तो जो लेशमेनिया डेनोनी है इसकी वजह से इंडियन लेशमेनियासिस होता है जिसको काला आजार भी कहते हैं। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल जो आज तक पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि कैसे ट्रांसमिट होता है, तो आपको आंसर में करना है सैंड फ्लाई। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो आपको आंसर में करना है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई में भी कौन सी? फ्लेबोटोमस आर्जेंटिप्स। आर्जेंटिप्स जो है ये एक सैंड फ्लाई का ही जो पैरासाइट है उसका नाम है जिसकी वजह से काला आजार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज जो एनसेफेलाइटिस है
वो जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है, लेकिन ये किस टाइप से ट्रांसमिट होती है तो आपको आंसर में करना होगा फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ठीक है, वैसे इनको हम शॉर्ट एंड स्वीट रूम में आगे दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। डेंगू को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा चला भी था बीच में। डेंगू जो है वो एडिस एगिप्टी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। इसके अलग अलग डेंगू के जो है सीरोटाइप्स होते हैं, डेन फर्स्ट, डेन सेकंड, डेन थर्ड एंड डेन फोर्थ। ये अलग अलग 4 सीरोटाइप्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज कंडीशन फैलती है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होने वाली डिजीज कंडीशन है, जैसे एडिस एगिप्टी है, एडिस एल्बोपिटस है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भी पैरासाइट्स है, जो मॉस्किटोज है, उनकी वजह से चिकनगुनिया हो सकता है। चलो ये जो टेबल है ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में दे रखे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पढ़ लीजिए। मलेरिया जो है वो एनाफिलीज वेक्टर का नाम आपको पूछा जाए, डिजीज जो मलेरिया है वो एनाफिलीज वेक्टर से होने वाली डिजीज कंडीशन है। और कॉज की बात करें तो प्लाज्मोडियम आपको आंसर करना है। वेक्टर एक तरफ कॉज है, तो इनको पढ़ लीजिए। मलेरिया जो है एनाफिलीज एंड प्लाज्मोडियम, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। फाइलेरिया जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज है, कौन सी, क्यूलेक्स से होने वाली डिजीज कंडीशन है। एंड कॉज की बात करें तो विचेरियाई ब्रैंकोप्टाई, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यही आपको ऑप्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट कालाजार, ये वेक्टर बोर्न डिजीज कंडीशन है। सैंड फ्लाई, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। लेशमानिया डोनोवनी जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो क्यूलेक्स से होने वाली वेक्टर बोर्न डिजीज कंडीशन है। और अगर पॉजिटिव एजेंट पूछे तो आपको बताना है कि वायरस, जापानीज एनसेफेलाइटिस खुद एक वायरस है जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन होती है, लेकिन वेक्टर को लेकर यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। क्यूलेक्स आपको आंसर में करना है। चिकनगुनिया एंड डेंगू दोनों ही क्या है, एडिस वेक्टर से होने वाली डिजीज कंडीशन है, और दोनों के कारण की बात करें, कॉज की बात करें तो ये वायरस जनित डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट यहाँ पे लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन डिजीज। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको आंसर में क्या करना है, हैंसन डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट की, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्यूबरकुलोसिस, इनके बारे में भी आगे और बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इतना आपको जान लेना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होने वाली डिजीज कंडीशन है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आगे भी आपको पूछा जाएगा। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इनको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्थीरिया जो है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई पॉजिटिव एजेंट है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जिसकी वजह से ये होता है। और इसके लिए एक टेस्ट होता है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट जो है डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। बहुत बार ये सवाल भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए वुफिंग कफ आपको क्वेश्चन में ना देकर सवाल सीधा पूछ ले कि पर्ट्यूसिस इज कॉज्ड बाय, तो फिर आप क्या करेंगे, तो भी आपको आंसर वही करना है, क्योंकि वुफिंग कफ का ही दूसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। और ये किससे ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो आपको आंसर में करना है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो है इसकी वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है वुफिंग कफ या पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट है टेटेनस, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। पोलियोमाइलाइटिस जो है ये मतलब पोलियो से होने वाली डिजीज कंडीशन है। पोलियोमाइलाइटिस ये खुद बीमारी का नाम है। तो वाज वन ड्रेड डिजीज इन पास्ट, मतलब पहले बहुत हुआ करती थी पोलियोमाइलाइटिस, फिलहाल अभी है नहीं। नेक्स्ट मिजल्स वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है। एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफॉइड फीवर या फिर पैराटाइफॉइड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपको आंसर में क्या करना है, साल्मोनेला टाइफी। और अगर टाइफॉइड ना देकर, क्योंकि टाइफॉइड तो नॉर्मल है और आप सभी को याद भी रह जाता है कि टाइफॉइड डिजीज जो है साल्मोनेला टाइफी, सीधा सा मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम आपको याद रह जाता है। लेकिन आपको सवाल पूछा जाएगा कि एंटेरिक फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ये बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, मतलब किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो साल्मोनेला जो टाइफी है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया जिसकी वजह से एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड होता है। नेक्स्ट है वायरल हिपेटाइटिस अलग अलग टाइप के होते हैं, HIV एड्स, इनको आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। STD ये भी आगे देखेंगे। डायरिया जो है उसमें बात करते हैं तो रोटा वायरस जो है ये मोस्ट कॉमनली बच्चों को अफेक्ट करने वाला वायरस होता है जो कि डायरिया का कॉज होता है। बाकी बैक्टीरियाज भी होते हैं। वायरस की बात करते हैं तो रोटा वायरस, एडिनो वायरस, एंटेरोवायरस, ये कुछ वायरस होते हैं जो डायरिया कोज करते हैं। बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो ई कोलाई, सीजेला, साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा। एंड पैरासाइट्स की बात करते हैं तो एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका एंड जियार्डिया। तो ये अलग अलग जो है पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइट, तीनों से ही डायरिया जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इनकी भी हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ वायरस के नाम, बैक्टीरियाज के नाम दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट देखिए इसके बीज जो है
ये सार्कोप्टीज स्केबियाई की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है कि जब किसी पर्सन को ये होती है, मतलब इसके बीच किसी पर्सन को होती है, तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसमें देखने को मिलेंगी? सीवियर इचिंग होगी, मतलब ऑल ओवर बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली उस पर्सन को फेस करनी पड़ेगी, और उसमें पिंपल लाइक रेसेस जो है उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। इन पिंपल लाइक रेसेस को देखकर हम पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को क्या हुआ है, स्कैबीज हुआ है। तो स्कैबीज वाला जो भी पर्सन होता है उसके जो क्लॉथ होते हैं उनको हॉट वाटर के अंदर, मतलब गर्म पानी में उनको धोने हैं और सनलाइट में उनको ड्राई करने हैं, सुखाने हैं। तो ये जो है ट्रीटमेंट उनके लिए बताया जाता है। बाकी जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह है वो तो अलग की बात है, लेकिन एज ए आप स्टाफ नर्स जो है उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम नहीं देखेंगे इसको ज़्यादा। आगे यहाँ पे बात करते हैं इसके बीच के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम बेंजिल बेंजोएट 25% यूज़ लेते हैं। बहुत बार ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि कौन सा जो है लोशन है वो हम इसके बीच में यूज़ करते हैं। तो आपको आंसर में करना है बेंजिल बेंजोएट 25%। ये ध्यान रखना है 25%, क्योंकि ऑप्शंस जब दिए जाते हैं तो बेंजिल बेंजोएट तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 75%, 100%, 25% एंड 50% इस प्रकार से दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेंजिल बेंजोएट जो है वो 25% यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस जो है वो इन्फेस्टेशन यानी कि लाइस से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अब पेडिकुलोसिस में अलग अलग टाइप है, मतलब अलग अलग डिजीज कंडीशन, मतलब अलग अलग जगह जो डिजीज़ हो रही है उनके अलग अलग कॉज होंगे। जैसे हेड की बात करते हैं, मतलब सिर में अगर पेडिकुलोसिस होता है तो वो किसकी वजह से होगा? पेडिकुलोसिस कैपिटिस। बस यहाँ पे सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो हेड जो है वो कैपिटिस से आपको याद करना है, बॉडी है जो कॉर्पोरिस से याद करना है। ये एम्स नोर सेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब 2-3 बार तो ये पूछा ही जा चुका है। बॉडी के लिए जो है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्यूबिक, तो ये तो जो प्यूबिस है ये तो सिमिलर नाम है, तो आपको यहाँ पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको याद क्या करना है? हेड कैपिटिस, हेड जो है वो कैपिटिस एंड बॉडी जो है वो कॉर्पोरिस। ठीक है, एक में कॉर्पोरिस है वो है बॉडी, यानी बड़ी जो स्पेलिंग आती है वो उससे आप याद कर सकते हैं, मतलब बॉडी के लिए बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके लिए जो है 1% DDT जो है वो हम यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड होता है ये 1% DDT, जो कि हेड लाइस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए डिजीज़ कंडीशन कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के नाम हैं और किस टाइप की ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेप्रोसिस जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा होती है, बैक्टीरिया जनित ये बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, बैक्टीरिया से ही होने वाली डिजीज कंडीशन है। डिप्थीरिया जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। वोफिंग कप जो है वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसको पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। टिटेनस जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये भी बैक्टीरिया से होने वाले है। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होती है, ये वायरस जनित है। नेक्स्ट मिजल्स, ये मिजल्स वायरस से होते हैं, ये भी वायरस है। एंटेरिक फीवर साल्मोनेला टाइफी, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो आपको यहाँ से सवाल जो है या तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को लेकर पूछा जाता है, या फिर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरियल बीमारी है या फिर वायरल बीमारी है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आगे देखिए वायरल हेपेटाइटिस, ये तो वायरस से होता ही है, ये यहाँ पे मिस टाइप हो चुका है, इसको आप कट कर दीजिए। नेक्स्ट HIV एड्स, ये भी वायरस से होती है। डायरिया जो है रोटा वायरस, ये बच्चों में मोस्ट कॉमन है, ये मैंने आपको बता ही दी है। बाकी वायरस से एडिनो वायरस और भी मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं, आप प्रीवी मतलब पीछे जाकर भी आप देख सकते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया के और ये पैरासाइट के नाम यहाँ पे आ गए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये बैक्टीरिया से भी होती है और वायरस से भी होती है। बैक्टीरिया जो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सिला, लेंजिनेला एंड स्टेफाइलोकोकस, ये जो है बैक्टीरियाज है। एंड यहाँ पे कुछ वायरस है, एडिनो वायरस, एंटेरो वायरस, राइनो वायरस, RSV, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, ये जो है अलग अलग वायरस है जिनकी वजह से RTI हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बीच ये माइट ऑर्गेनिज्म है, माइट जो है क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और सार्कोप्टीज स्केबियाई जो है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी वजह से होती है। पेडिकुलोसिस जो है वो लाउस यानी कि इसकी वजह से होता है, ये पैरासाइटल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट हम जूनोटिक डिजीज कंडीशन की बात करते हैं, तो रेबीज सबसे खतरनाक जो बीमारी आती है वो आती है रेबीज, और यहाँ से बहुत बार सवाल भी पूछा जा चुका है। 100% फेटल रेट कौन सी डिजीज कंडीशन की है? तो आपको आंसर में क्या करना है? रेबीज। क्या करेंगे आप आंसर में? रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सभी को पता ही है कि जिसको रेबीज होता है वो पानी से डरता है, वो ना तो पानी पीता है ना ही वो
नहाता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है इसके नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। और ये जो डिजीज़ है रैबीज़, ये लेज़ा वायरस से होने वाली डिजीज़ कंडीशन है। ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपको याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डिजीज़ कंडीशन के लिए कौन सा नेशनल प्रोग्राम चलाया गया और कौन कौन सी ड्रग जो है उस डिजीज़ कंडीशन का हम यूज़ लेते हैं। यहाँ से जो पहला ही जो आपको डिजीज़ कंडीशन दिख रहा है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। लेप्रोसी के लिए कौन सी ड्रग यूज़ ली जाती है, तो रिफाम्पिसिन यूज़ लेते हैं, डैप्सोन यूज़ लेते हैं, क्लोफाजिमाइन यूज़ लेते हैं। अभी रिसेंटली शायद एक एग्जाम में भी सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि लेप्रोसी की कौन सी एक ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिला था क्लोफाजिमाइन, बाकी अलग अलग ऑप्शंस और दिए गए थे। तो जिनको पता होता है कि क्लोफाजिमाइन जो है ये भी लेप्रोसी की फर्स्ट लाइन ड्रग या ड्रग ऑफ चॉइस है, तो आप आंसर जरूर करके आते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता है तो फिर आप आंसर गलत करके आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, तो वो आप अटेंड करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लेप्रोसी के लिए रिफाम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमाइन। वैसे ऑलमोस्ट डेप्सोन ही ऑप्शन में मिलता है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर सोचता है कि हर एक बंदे को ये पता है कि डेप्सोन जो है वो लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ना मैं ये ना देकर क्लोफाजिमाइन ऑप्शन में दूँ तो फिर क्या करेंगे, आंसर गलत करके आएंगे। तो इसलिए है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोफाजिमाइन है वो भी ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग जो है लेप्रोसी की आप बोल सकते हैं। इसके लिए एनएलईपी जो है चलाया गया। ट्यूबरकुलोसिस के लिए आरएनटीसीपी प्रोग्राम चल रहा है। इसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायरिजिनामाइड, ये सारी चल रही है फर्स्ट लाइन ड्रग। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जिसके लिए सिर्फ प्रोग्राम चलाया गया है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कुछ है नहीं, ठीक है। वोपिंग, इनके लिए ये आप देख लेना ज़्यादा डिटेल के लिए। एंटेरिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डायरिया अगर हुआ है तो उसके लिए ORS आता है, आप सभी को पता ही है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए अमोक्सिसिलिन जो है वो बेस्ट ड्रग होती है। इसके बीच के लिए बेंजोइट मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन वो आप ज़रूर ध्यान रखना 25% कंसनट्रेशन में होती है। HIV एड्स के लिए ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स हैं। यहाँ से सवाल वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभार पूछ ही लिया जाता है ना। तो वो जे एक जो सवाल पूछा गया था शायद यहाँ से, वैसे जो एंटी लार्वल मेजर्स है इनको लेकर सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है, या फिर एंटी एडल्ट मेजर्स को लेकर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आप डिटेल के लिए इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मलेरिया की पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है मलेरिया की जो है 3 स्टेज होती है। एक होती है कोल्ड स्टेज, एक होती है हॉट स्टेज, एक होती है स्वेटिंग स्टेज। एक बार तो क्या होता है, पर्सन को क्या लगता है, सर्दी लगती है। एक बार उसको गर्मी लगती है, एक बार उसको क्या आता है, पसीना आता है। तो मतलब मलेरिया जब किसी पर्सन को होगा तो ये तीनों कंडीशन जो है वो उस पर्सन में देखने को मिलेगी। इनमें क्या क्या होगा वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है मलेरिया का वो RDT होता है, यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किया जाता है, या फिर माइक्रोस्कोपी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स वगैरह दे रखी है, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन वगैरह। जो क्लोरोक्विन है वो 3 दिन के लिए चलेगी, एंड प्राइमाक्विन जो है वो 14 दिन के लिए चलेगी। कितने कितने कंसनट्रेशन में होती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाल्सिपेरियम मलेरिया इज ट्रीटेड विथ आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। बस ये पॉइंट आपको ध्यान जरूर रखना है। जो फाल्सिपेरियम मलेरिया ये इनका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो क्या है, तो यहाँ से थेरेपी का आपको नाम दिया जाएगा। जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, साथ ही ऐसा एक ये थेरेपी का नाम भी मिलेगा, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो आपको आंसर में क्या करना होगा फिर, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। नेक्स्ट देखिए फाइलेरिया, इसके बारे में हमने ये पढ़ ही लिया है। इसको वुचेरियासिस भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ये और ध्यान रखना, वुचेरियासिस भी फाइलेरिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ यहाँ पे पैरासाइट्स एंड वेक्टर्स दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। और इनके अलग अलग वैसे बहुत कुछ डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में ब्लड कलेक्शन लेते हैं, लेकिन फाइलेरियासिस में होता क्या है कि एक प्रकार से नॉक्चुरल पीरियडोसिटी में, मतलब नॉक्चुरल लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी होता है। मतलब कहते हैं ना कि रात को भी ऐसे सिम्टम्स जो वो देखने को मिलते हैं। सिर्फ रात को वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दिन में नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो रात को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे,
लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के, तो ये कहलाता है नॉक्चुरल पीरियोडिसिटी। तो नॉक्चुरल पीरियोडिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर जो ब्लड का कलेक्शन है वो कब करना पड़ेगा, नाइट में करना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह है, ये आप पढ़ लेना। और यहाँ पे ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी दवाइयाँ वगैरह देनी है वो भी यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार सैंड फ्लाई से होने वाली डिजीज कंडीशन है, और ये भी फीमेल फ्लेबोटोमाइन आर्जेंटिपिस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स दे रखे हैं, वो आप पढ़ लेना। इसके लिए एलाइजा टेस्ट भी किया जाता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं एक टेस्ट की जिसका नाम है लेशमैनियन या फिर मॉन्टेनेग्रो टेस्ट। यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल, ये जो मॉन्टेनेग्रो टेस्ट है वो किस रूट से किया जाता है। तो आपको आंसर में क्या करना होगा, इंट्राडर्मल। जैसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, वैसे ही इंट्राडर्मल जो है मॉन्टेनेग्रो जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा। 0.1 ml जो है यहाँ पे लेशमैनियन जो है वो आपको इंजेक्ट करना होगा। और इसका जो इन ड्यूरेशन आपको जो पढ़ना है, मतलब रीडिंग करनी है, देखना है, वो कब देखना है, 48 to 72 आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होती है, लेकिन यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है कि जापानीज एनसेफेलाइटिस यानी कि JE का पहला केस कब रिपोर्टेड किया गया था। तो आपको आंसर में करना है 1955। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स जो कि आप पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या होंगे, एंड यहाँ से जो सवाल पूछा गया है वो जीनोम डिटेक्शन का पूछा गया है। जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए जीनोम डिटेक्शन टेस्ट क्या होगा, तो फिर आपको आंसर में क्या करना होगा, RT-PCR, ये जीनोम डिटेक्शन टेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्राइमरी मैनेजमेंट वगैरह है, वो आप देख लेना। डेंगू एडिस एगिप्टिस तो होता ही है, इसके 4 सब टाइप्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लेकर भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। डेंगू फीवर, इसमें अलग अलग जो सिम्टम्स है अलग अलग स्टेज में आते हैं। डेंगू हेमरेजिक फीवर आपने पढ़ा होगा, डेंगू फीवर आपने पढ़ा होगा। डेंगू फीवर में जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे 2 से 7 दिन के अंदर, और ये वापस सबसाइड हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डेंगू हेमरेजिक फीवर, यानी फीवर के साथ में हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलेंगे, जिनका हम पता कैसे करेंगे, पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट होगा। मतलब टॉर्निकेट टेस्ट जब आप करेंगे तो वो किस प्रकार का मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है एंड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, यानी पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट है, मतलब इस पर्सन को क्या हुआ, डेंगू हेमरेजिक फीवर हुआ है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DSS। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि 12 से 24 घंटे के लिए हो सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर DSS में चला गया पेशेंट तो पेशेंट का बच पाना भी मुश्किल होता है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, ये आप देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की यहाँ पे आप, ये भी एडीज से होने वाली डिजीज कंडीशन है, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, ये सिम्टम्स आप देख लेना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सीवियर जॉइंट पेन इज द मेन एंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, हाईलाइट इसीलिए कर रखा है। सीवियर जॉइंट पेन जो है वो मेन एंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिम्टम होता है चिकनगुनिया का। यहाँ पे डायग्नोसिस टेस्ट आप देख लेना। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल कुछ डिजीज कंडीशन, जिनकी हमने बात वैसे कर ली है थोड़ी थोड़ी, और हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलाई है उससे होने वाली डिजीज कंडीशन है, और ये एक प्रकार की एयरबोर्न इन्फेक्शन है। एयरबोर्न इन्फेक्शन है, और मोस्टली सबसे ज़्यादा 3 साल से कम के बच्चों को TB जो है वो डेवलप होती है, मतलब उनको रिस्क रहता है सबसे ज़्यादा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 3 से 6 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साइन सिम्टम आप सभी को पता ही है, कफ, फीवर, चेस्ट पेन, हेमोप्टाइसिस वगैरह, ये सब कुछ है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे। वेट लॉस वगैरह, एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज अगर हुई है तो उसके लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशंस और भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब TB में भी अलग अलग, मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं TBM यानी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्म जो है ट्यूबरकुलोसिस के अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई गई है, और इनके बारे में यहाँ पे अलग से अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं BCG वैक्सीन की, ये TB से बचाती है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ से सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, BCG स्टैंड्स फॉर, या फिर BCG में C का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, इस प्रकार से सवाल पहले पूछा जा चुका है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए BCG का मतलब क्या है। BCG का मतलब है बैसिलस ऑफ कालमेटी एंड ग्यूरिन, तो ये आपको पता होना चाहिए BCG की फुल फॉर्म।
यहाँ से भी सवाल पूछे जा चुके हैं। और ये जो BCG की वैक्सीन आती है वो पाउडर फॉर्म में आती है। इसको डाइल्यूट किस में करते हैं, तो आपको आंसर में करना होगा फिर नॉर्मल सेलाइन। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, डाइल्यूट किस में करते हैं BCG वैक्सीन को, तो आपको आंसर में क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन। अब आपको यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि BCG को आपने क्या कर लिया, BCG पाउडर फॉर्म में है और आपने उसको डाइल्यूट कर लिया है NS में, नॉर्मल सेलाइन में, तो अब आप इस वैक्सीन को कब तक यूज़ कर सकते हैं, तो आपको आंसर में क्या करना है, यूज विद इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फिर डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यूज़ नहीं करनी है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 8 बर्थ लगती है, जैसे जन्म हुआ बच्चे का उसके दूसरे तीसरे दिन जो है ये वैक्सीन हॉस्पिटल में लगा दी जाती है। अगर फिर भी नहीं लगती है तो 1 साल के अंदर अंदर हम लगवा सकते हैं। अगर न्यूबॉर्न बेबी है, 1 महीने से कम का बच्चा है, तो उसके लिए 0.05 ml जो है ये वैक्सीन की डोज रहेगी। और अगर 1 महीने से बड़ा कोई बच्चा है और 1 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए 0.1 ml जो है उसकी डोज रहेगी। डोज की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक बार लगती है, जो कि एट बर्थ लग सकती है या फिर विद इन 1 ईयर लग सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस साइट और किस रूट से लगती है, तो ये तो आप सभी को पता है, डेल्टोइड मसल जो है उससे लगती है, या फिर इंटरडर्मल, मतलब डेल्टोइड जो साइट होती है वहाँ से इंटरडर्मल लगाई जाती है BCG की वैक्सीन, लेफ्ट अपर आर्म में। कौन से आर्म में, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर। ये जो BCG की वैक्सीन है उसको स्टोर किया जाता है 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर। जो ILR है उसके अंदर इसको रखा जाता है, वहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है परमानेंट स्कार इससे बनने वाला होता है, मतलब बनता ही बनता है वो तो। और यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी वो वैक्सीन है जिससे परमानेंट स्कार बनता है, तो आपको आंसर में क्या करना होगा, BCG वैक्सीन। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है। नेक्स्ट इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं 2 से 5 दिन का होता है। यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पेंटावलेंट वैक्सीन आती है जिसमें डिप्थीरिया भी इंक्लूड होता है, पेंटावलेंट में डिप्थीरिया भी आता है, यानी कि जो DPT है, DPT वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन आजकल पेंटावलेंट चल रही है जिसके अंदर 5 प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे बच्चों को बचाया जाता है। पेंटावलेंट अभी चल रही है, DPT वैक्सीन जो है डिप्थीरिया के लिए लगाते ही हैं। स्टोरेज सेम टेम्परेचर वहीं रहेगा 2 से 8 डिग्री। नेक्स्ट इसके लिए एक टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है जो सेक टेस्ट है वो कौन सी वैक्सीन के लिए होता है, तो आपको आंसर में करना है DPT वैक्सीन के लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम बताइए, तो आपको आंसर में क्या करना है, सेक टेस्ट। ए वाइल विथ पॉजिटिव सेक टेस्ट शुड नॉट बी यूज्ड एंड शुड बी डिस्कार्डेड। अगर वाइल का पॉजिटिव सेक टेस्ट आता है तो उसको यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके नॉर्मल नंबर एंड अमाउंट ऑफ डोज की बात करते हैं तो 0.5 ml डोज लगाई जाती है एंड 6, 10 एंड 14 वीक, 6, 10, 14 वीक पे 3 डोज इसके लगती है, साथ में 2 बूस्टर डोज वो अलग अलग बाद में लगती है 16 से 24 वीक पे। पेंटावलेंट जो वैक्सीन होती है उसकी फर्स्ट डोज 6 वीक पे, सेकंड 10 वीक पे एंड थर्ड जो है 14 वीक पे लगती है। DPT बूस्टर जो होता है वो 16 से 24 महीने पे पहला बूस्टर लगता है, दूसरा बूस्टर जो है 5 साल पे लगता है। इंट्रामस्कुलर इसका रूट होता है एंड जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है वहाँ पर ये जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि आपको हर एक पॉइंट को यहाँ से आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स जो है DPT लगाने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर आती है, तो इसके लिए जो भी ANM एंड जो आशा बहन जी होती है वो PCM की टेबलेट देते हैं उनके मदर को, और उनको बोलते हैं कि दूध के साथ में इसका 1/4 हिस्सा जो है वो बच्चे को देना है, क्योंकि इस टीके की वजह से क्या होगा, बच्चे को बुखार आएगा, एब्सेस बन सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। नेक्स्ट पार्ट्यूसिस, बॉर्डरटेला पार्ट्यूसिस से होने वाली डिजीज कंडीशन है। 5 साल से कम के जो भी बच्चे होते हैं, यानी अप टू 5 ईयर्स जो एज के बच्चे होते हैं उनको मोस्टली ये बीमारी होती है, जिसको वुफिंग कफ या फिर पार्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 12 दिन का होता है, लेकिन 21 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। साइन सिम्टम्स यहाँ पे कुछ देख सकते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इसकी वजह से, ये भी देख लीजिए। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जो DPT है जिसमें वैक्सीन जो लगती है DPT, उसी से पार्ट्यूसिस भी ठीक होता है। नेक्स्ट है
टिटेनस। टिटेनस जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, जो कि एक अनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार का एंडेमिक इन्फेक्शन है जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन कभी भी नहीं फैलता है। टिटेनस टिटेनस कब फैलेगा, जब कोई पर्सन या तो किसी जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उससे कट गया हो, या फिर कुछ दौड़ते दौड़ते कोई पर्सन है जो गिर गया हो। उसके बाद जो सॉइल होती है, सॉइल से ये जो है वायरस जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है, वायरस क्या है, जो क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटेनी है ये एंटर कर जाता है बॉडी में, ब्लड से एंटर करके, और ये टिटेनस कोज कर सकता है। साइंस सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये क्या करती है, माजेट जो स्पाज्म है या लॉक जो है जिसको ट्रिस्मस कहते हैं, ये लॉक जो करवा सकते हैं। स्टिफनेस, डिफिकल्टी च्यूइंग, डिस्फेजिया, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है ये इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करते हैं तो टीटी का इंजेक्शन लगता है, टेटनस का इंजेक्शन लगता है, ये आप सभी को पता ही है। प्रेगनेंसी में टीडी का जो इंजेक्शन लगता है वो एज सुन एज पॉसिबल लगता है, मतलब जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उसके विदिन जब भी पता चले तभी उसको वो इंजेक्शन लगाना होता है। एंड देन जो नेक्स्ट टीडी का जो टीका लगता है उसमें 4 वीक का गैप होता है, यानी कि 1 महीने का गैप जो है वो रखना होता है। अब बात करते हैं 5 टाइप की जो क्लीनिंग जो है मेथड्स, वो डिलीवरी के दौरान जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड्स, क्लीन रेजर ब्लेड, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड स्टम्प। तो यहाँ से जो है मतलब सवाल भी पूछा जा चुका है कि डिलीवरी कंडक्ट करवाते समय कौन कौन से क्लींस का पता होना, मतलब रखना चाहिए, एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक आपको अदर ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो टीटी का इंजेक्शन लगता है वो 0.5 ml IM लगता है अपर आर्म के अंदर। 2 डोज जो है वो दी जाती है 0.5 ml में। एटलीस्ट जो मतलब 4 वीक का जो है ड्यूरेशन रखा जाता है, बीच में गैप रखा जाता है। टीटी फर्स्ट जो है जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लगाना ही होता है। देन टीटी सेकंड जो है वो 4 वीक के बाद में लगानी होती है, मतलब 1 महीने बाद में फिर से वो लगानी होती है। टीटी बूस्टर जो है वो उनको लगाया जाता है जिन्होंने टीटी की दोनों डोज पहले ले ली हो और विदिन 3 ईयर मतलब हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टीटी की डोज है वो 10 से 16 साल तक के बच्चों को भी लगाई जाती है ताकि उनको टेटनस की बीमारी का कोई खतरा ना हो। पोलियोमाइलाइटिस आरएनए वायरस, पोलियो वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है, इसको आप ज़्यादा डिटेल के लिए यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन 2011 एंड फाइनली इन 2014 द SEAR वाज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री। आपको यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा कि पोलियो का लास्ट केस कब फाइंड आउट हुआ था, तो आपको आंसर में करना है 2011 है। और अगर आपको पूछा जाए पोलियो फ्री इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था SEAR के द्वारा, तो आपको आंसर में करना है 2014। नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं। पोलियोमाइलाइटिस जो है फिकोरल रूट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, वायरल डिजीज कंडीशन है। 7 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करते हैं तो OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियोमाइलाइटिस से बचाती है। पोलियो जो है वो वायरस से होता ही है, लेकिन ये जो है सीवियर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी भी कोज कर सकता है। पोलियो वायरस जो है वो सीवियर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कोज कर सकता है और ये मेनली 7 महीने से 2 साल तक के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिकोरल रूट से होता ही है। एंड मोस्ट जो आउटब्रेक जो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस है वो टाइप फर्स्ट वायरस से होने वाला पोलियोमाइलाइटिस है। ठीक है, OPV की बात करते हैं तो OPV जो है वो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। OPV को जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको जो है स्टोर किया जाता है, माइनस में टेम्परेचर रखा जाता है। आप सभी को पता है ये हीट सेंसिटिव है तो इसको तो डीप फ्रीजर के अंदर ही रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेबलाइजर के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ लेते हैं या फिर कौन सा केमिकल यूज़ लेते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 जो है ये स्टेबलाइजर के लिए यूज़ लिया जाता है ताकि इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 100 दिन तक स्टोर करके रख सकें। ठीक है, OPV कब कब देना है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, वहीं 6, 10, 14 वीक पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज जो है वो लगती है। बूस्टर डोज वही 16 से 24 महीने पे लगेगी। इंटरवल वही है, 1-1 महीने का गैप होता है इनमें और 3 डोज जो है OPV की 14 वीक तक लगानी होती है।
और इंट्रामस्कुलर जो है इसका रूट होता है एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे जो है आईपीवी। यहाँ पे हम आईपीवी की बात करें, आईपीवी जो है वो आईएम रूट से लगती है, ओपीवी ओरल है तो ये तो ओरल रूट से जाएगी, माउथ से जाएगी। एंड जो आईपीवी है वो इंट्रामस्कुलर एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगेगी। ओपीवी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आईपीवी के हो सकते हैं, जैसे फीवर है, एब्सेस है, वो बन सकता है, जैसे हमने वहाँ पे डीपीटी में देखा है। मिजल्स जिसको रूबियोला भी कहते हैं, इसमें रूबियोला जो है उसका मतलब है रेड स्पॉट्स, मतलब मिजल्स में जो है रेड स्पॉट्स तो होंगे ही, ये मिजल्स वायरस की वजह से होता है। और इसमें कॉप्लिक्स स्पॉट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 दिन होता है, और ये राजस्थान CH में भी पूछा गया है और बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। रेंज में बात करें तो 7 से 18 दिन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको 10 डेज ज़रूर दिया जाता है और यही आपको राइट आंसर करना होता है। साइन सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉप्लिक्स स्पॉट क्या होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमीडिएट पोस्ट मिजल्स कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो आपका कॉप्लिक्स स्पॉट है ये तो आपको पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ एक कॉम्प्लिकेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है SSPE। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है जो कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से होते हैं, फेब्राइल कन्वल्जन्स, एनसेफेलाइटिस एंड SSPE। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो मिजल्स वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है 9 महीने पे, 9 मंथ पे जो है ये वैक्सीन की पहली डोज लगती है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन होती है एंड विद इन 4 आवर इसको यूज़ लेना होता है। जब इसको डाइल्यूट कर लेते हैं उसके बाद रिकन्स्टिट्यूट, देन इसके बाद मतलब रिकन्स्टिट्यूट मिजल्स जो वैक्सीन है उसको 4 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना होता है। साथ ही साथ जब मिजल्स की वैक्सीन लगती है 9वें महीने पे तो विटामिन ए की जो डोज है वो भी दी जाती है, मतलब विटामिन ए भी पिलाया जाता है। अब आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन ए की जो डोज दी जाती है पहली 9 महीने पे वो कितनी दी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो अच्छे से आपको याद भी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मिजल्स वैक्सीन की, तो 0.5 ml वैक्सीन जो है वो दी जाती है सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, मतलब सबक्यूटेनियसली इसको दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबक्यूटेनियसली कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो आपको आंसर में करना क्या है, मिजल्स। और ये अपर राइट आर्म में लगती है, और जो BCG है वो लेफ्ट आर्म में लगती है। ये भी आपको ध्यान रखना, BCG का मैंने आपको बता ही दिया कि लेफ्ट आर्म में लगेगी, इंट्राडर्मल लगेगी, लेकिन जो सबक्यूटेनियसली वैक्सीन लगने वाली है वो कौन सी है, मिजल्स, और ये राइट अपर आर्म में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे साइड इफेक्ट्स आप पढ़ लेना, TSS होता है मेनली, आप सभी को पता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी जो है जिसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, ये पेरेंटल रूट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं तो पेरिनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है, क्रैक्ड निप्पल के थ्रू ये बच्चे को, मतलब मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से ये ट्रांसमिट होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 वीक से 6 महीने के लिए होता है। साइन एंड सिम्टम्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्रॉनिक जो वायरल हेपेटाइटिस है उसको आप पढ़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, इसमें 2 वेराइटीज़ में वैक्सीन आती है, जिसमें फर्स्ट जो है वो प्लाज्मा डिराइव्ड होती है, दूसरी रिकम्बिनेंट वैक्सीन आती है। इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। 0 डोज जो है वो एट बर्थ लगती है हेपेटाइटिस की, आप सभी को पता ही है। देन बाद में जैसे वो लगी है वैसे ये लगने वाली है 6, 10 और 14 वीक पे। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो भी मसल में, मतलब इंट्रामस्कुलर लगती है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई वही। ठीक है, HBIG जो है इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के लिए। नेक्स्ट है जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये फ्लेविवायरस से होने वाली जूनोटिक डिजीज कंडीशन है। और मोड ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं तो पिग जो है इसका एम्पलीफायर होस्ट होता है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। मेन जो होता है वो इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट होता है, लेकिन जो पिग है वो एम्पलीफायर होस्ट होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस का। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 5 से 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। माउस ब्रेन ड्राइव्ड जो है वैक्सीनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ दे रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। माउस ब्रेन डिराइव्ड जो वैक्सीन होती है जिसका नाम ये है नकाइमा एंड बेंजिन स्टेन। डोज की बात करते हैं तो 2 डोज होती है, 4 वीक मतलब 1 महीने के गैप से लगती है। 0.5 ml जो है बच्चों को
लगाई जाती है जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन। लेस देन जो 3 ईयर होते हैं उनको 1 ml डोज दी जाती है, एंड 3 साल से अबव के जो बच्चे होते हैं या फिर बूस्टर डोज जब दी जाती है आफ्टर 1 ईयर एंड सब्सिक्वेंटली एवरी 3 ईयर इंटरवल अंटिल द एज ऑफ 10 to 15 ईयर, यानी कि 1 ml डोज दी जाती है। ये 3 साल से कम के बच्चों को जो है 0.5 ml दी जाती है, और 3 साल से अबव के जितने भी बच्चे हैं उनको 1 ml डोज जो है प्रोवाइड की जाती है 10 से 15 साल तक, 3 साल के गैप से दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अलग अलग 2 प्रकार की वैक्सीन है, रूट सबक्यूटेनियस ही रहेगा जापानीज। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो मीजल्स जो है उसका रूट सबक्यूटेनियस है, एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस दोनों का रूट क्या है, सबक्यूटेनियस है। यहाँ पे अलग अलग जो वैक्सीन के है जो टाइप्स है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शेड्यूल, ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में और एक बार फिर से बता देता हूँ। BCG की जो वैक्सीन है वो 8 बर्थ लगती है, आप सभी को पता है, और 1 ईयर विदिन 1 ईयर जो है इसको लगाना ही लगाना होता है। 0.05 ml कब लगेगी, जब बच्चा 1 महीने से कम का होगा। 1 महीने से अगर अबव का हो गया और 1 साल से कम का है तो उसके लिए डोज जो है वो 0.1 ml हो जाएगी। रूट की बात करते हैं तो इंट्राडर्मल ये BCG की वैक्सीन जो है वो लगती है लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, ये साइट होगी। हेपेटाइटिस भी 8 बर्थ पे लगती है और विद इन 24 आवर्स। ये भी सवाल रिसेंटली शायद एम्स में भी पूछा गया था कि वो कौन सी वैक्सीन है जो 8 बर्थ पे ही लगती है और कभी भी नहीं लगती। तो फिर आपको आंसर में क्या करना था, वहाँ पे हेपेटाइटिस बी। BCG जिन्होंने भी किया था उन सबका क्या था, वो गलत था, क्योंकि BCG तो हम 1 साल के अंदर अंदर कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी की जो पहली डोज होती है वो विद इन 24 आवर लगती है। ये आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद करना ही है। ये डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगती है, राइट थाई में लगेगी। OPV की जो डोज है वो 8 बर्थ पे पिलाई जाती है, 2 ड्रॉप ओरली पिलाई जाती है। तो रूट भी इसका और साइड भी जो है ओरल हो जाएगी। OPV की फर्स्ट सेकंड थर्ड वही 6, 10 और 14 वीक पे 2 ड्रॉप पिलाएंगे, ओरली पिलाई जाएगी। पेंटावलेंट की 1, 2, 3 जो लगने वाली है वैक्सीन वो 6, 10, 14 वीक पे लगेगी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लेफ्ट थाई में लगेगी। नेक्स्ट देखिए मीजल्स जो है वो 9वें महीने पे लगता है, 0.5 ml डोज होती है, सबक्यूटेनियसली इसको एडमिनिस्टर किया जाता है और राइट अपर आर्म में ये डोज लगती है। DPT बूस्टर जो है वो 16 महीने पे लगता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली, वहीं लेफ्ट थाई में लगेगी। मीजल्स की सेकेंड डोज है वह भी 16 महीने पे लगेगी, DPT बूस्टर भी 16 महीने पे, OPV बूस्टर भी 16 महीने पे। OPV जो है वो ओरल है, बाकी ये जो DPT है ये इंट्रामस्कुलर जाएगा, मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो मैंने आपको बता दिया है मीजल्स एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है ये दोनों ही सबक्यूटेनियस रूट से लगने वाले इंजेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। DPT बूस्टर वहीं 5 साल पे लगाओ तो भी 0.5 ml डोज रहेगी, इंट्रामस्कुलर वहीं अपर आर्म में लगने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे वैक्सीन की स्टोरेज की। तो BCG जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। नेक्स्ट OPV मीजल्स है वो भी 2 से 8 डिग्री पे, DPT हेपेटाइटिस B एंड DT एंड TT ये सभी जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन एंड फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की। हीट सेंसिटिव का मतलब है हीट के कांटेक्ट में जैसे ही वैक्सीन आएगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब वो वैक्सीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन का मतलब है कि अगर आप डीप फ्रीजर के अंदर इन वैक्सीन को रखते हैं तो इनकी पेटेंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी और ये जो वैक्सीन है वो अपना काम नहीं करेगी, इसका साइड इफ़ेक्ट ही देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये वैकेंसी जो भी वैक्सीन्स हैं वो उनकी पोटेंसी जो होती है वो ख़त्म होने से इनके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए जो वैक्सीन्स होती है उनको केयरफुली देखकर लगाया जाता है। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है, OPV मीजल्स एंड BCG। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है, हेपेटाइटिस B, DPT, DT एंड TT। बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटेरिक फीवर इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फेकोरल रूट से एंड यूरिन ओरल रूट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, 10 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो इसमें स्टेप लेडर फैशन में जो है फीवर है वो देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है यहाँ पे टाइफाइड फीवर के अंदर, वो आपको एक तो स्टेप लेडर
फैशन में इन्फेक्शन फीवर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पीस ऑफ डायरिया जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलता है। और जो रेस होगा, मतलब जो रेसेज होंगे बॉडी पे, वो रोज स्पॉट्स में देखने को मिलेंगे। तो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी करने हैं। कंट्रोल की बात करते हैं, मतलब कैसे क्या कंट्रोल इसका कर सकते हैं। तो फ्लोरोक्विनोलोन की जो भी ड्रग्स आती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, टाइफाइड फीवर की, ठीक है। बाकी इसके लिए इम्यूनाइजेशन TY2S फॉर्म में पॉलीसेकेराइड जो है वैक्सीन्स आती है, जो कि सबक्यूटेनियसली एंड इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर की जाती है। इसके लिए यहाँ पे अलग से दे रखा है TY21A वैक्सीन। इसके बारे में फुल डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये फीको ओरल रूट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, आप सभी को पता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन से बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट जो सवाल जो पूछा जा चुका है आज तक और अभी पूछा भी जा रहा है, वो ये पूछा जाता है कि एक पर्सन जो है वो खुले में शौच कर रहा है, तो उस पर्सन को, यानी कि उस पर्सन से जो खुले में उसने गंदगी फैलाई है, उसकी वजह से कौन सी बीमारी फैल सकती है। तो आपको आंसर में क्या करना है, हेपेटाइटिस ए। और हम जल्दी स्टाफ नर्स का पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम से पहले। यहाँ पे फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कुछ HIV एड्स, यानी कि एक कुछ जेनेटिक डिजीज कंडीशंस एंड कम्युनिकेबल जो डिजीज कंडीशंस है उनके बारे में। HIV एड्स जो है वो HIV वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं इसके मोस्ट कॉमन STI RTI के बारे में। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एंड वेजाइनल फंगल इन्फेक्शंस जो है कैनेडा, ये मोस्ट कॉमन STI RTI है। यहाँ पे कुछ डिजीज कंडीशन है, उनके इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड जो टाइप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो देख लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। सिफिलिस जो है वो ट्रिपेनोमा पैलिडम से होने वाली डिजीज कंडीशन है, जो कि क्या है, बैक्टीरिया है। हर्पीज जो है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV से होती है, ये वायरस है। कैंक्रोइड्स जो है ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। हेमोफिलस ड्यूक्रेसी इसका नाम है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन जो है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। गोनोरिया जो है वो निजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट है ट्रिकोमोनास इन्फेक्शन, ये ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस प्रोटोजोल डिजीज कंडीशन है। यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है, ये फंगल इन्फेक्शन है, ये भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। गोनोरिया का पूछा जाता है। एंड यीस्ट इन्फेक्शन जो है कैंडिडा एल्बिकेंस, यहाँ से पूछा जाता है। एंड सिफिलिस का सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन है, यानी कि इन अलग अलग टाइप से ये बीमारी जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस BV जो है वो फैल सकती है। नेक्स्ट है PID पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसके भी अलग अलग बहुत सारे रीजन्स हैं, मतलब पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B, जो कि हेपेटाइटिस B वायरस से होती है। एड्स HIV वायरस से होता है। जेनाइटल एंड एनाल वार्ड्स, ये HPV, ये इंपॉर्टेंट है। ये वायरस जो है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स जो है वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। जेनाइटल इसके बीज तो हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स कुछ दे रखे हैं STI RTI की, ये ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे नहीं इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे इन्फेस्टेशन का है, मतलब वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज की बात करते हैं, तो जैसे हुक वर्म है, वाइप वर्म है, ठीक है, अलग अलग जो भी वर्मी इन्फेक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वो ट्रीटमेंट को लेकर पूछा जाता है। डिवॉर्मिंग के लिए कौन सी ड्रग जो है वो यूज ली जाती है, आपको आंसर में क्या करना है, एल्बेंडाजोल। आपको ये पूछा जाए कि 2 साल से अबव का बच्चा है, कितने साल से, 2 साल से अबव का बच्चा है, तो आप कितने mg की टेबलेट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको आंसर में क्या करना है, 1 टेबलेट देंगे, और वो भी कौन सी, 400 mg की। 400 mg की एक टेबलेट जो है 2 साल से अबव के बच्चे को दी जाती है। और ये नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम जो चल रहा है इसके तहत एल्बेंडाजोल जो है बच्चों को दी जाती है। और अगर 1 साल से छोटा है, यानी कि 2 साल से कम एज का कोई बच्चा है, 1 से 2 साल तक अगर कोई बच्चा है, तो उसको इसकी हाफ डोज मिल जाएगी, मतलब 200 mg जो है उसको ड्रग जो मतलब जो टेबलेट है वो उस बच्चे को देनी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट एनडीडी जो प्रोग्राम है, मतलब जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, वो कब मनाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो 10 फरवरी को ये मनाया जाता है, क्योंकि अभी फरवरी आ ही रही है वैसे भी, तो फरवरी से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? 10 फरवरी को ये मनाया जाता है, और ये 2015 के बाद से ही मनाने लगे हैं एनडीडी। इसके तहत एल्बेंडाजोल की टेबलेट बच्चों को खिलाई जाती है। अब यहाँ पे कुछ हेलमिंथीज के नाम है। टीनिया सोलियम जो कि पॉर्क में फाउंड होता है, एंड टीनिया सजिनेटा ये कैटल में देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ये जो डिजीज कंडीशन है डिवॉर्मिंग, मतलब वो तो हो ही गई। नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। फूड जो बॉर्न हेलमिंथीज है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही रहेगा, जो खाएगा वही डिजीज कंडीशन पाएगा, जो खाएगा वही पाएगा, जो नहीं खाएगा उसको डिजीज कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे मतलब पॉर्क का अगर कोई मीट वगैरह वैसे अगर खा रहा है तो उसको टीनिया सोलियम मिल रहा है, और इसकी वजह से जो है फूड बॉर्न हेलमिंथीज जो है उसके जो है इंटेस्टाइन में जाएंगे और ये बीमारी जो है उसको फैला देंगे। कैटल अगर मीट कोई खा रहा है तो उसको टेनिया सजिनेटा का इन्फेक्शन हो रहा है। इस मतलब इन हेलमिंथीज का जो है इन्फेक्शन उन लोगों को हो रहा है जो ये खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स दे रखे हैं, ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्राइजोक्विंटल जो है सिंगल डोज जो है वो दी जाती है इन लोगों को। नेक्स्ट रेबीज। रेबीज जो है आरएनए वायरस से होने वाली डिजीज कंडीशन है, जिसकी शेप की बात करते हैं तो बुलेट शेप होती है। आरएनए वायरस, रेबीज का जो वायरस होता है लेजा वायरस, वो बुलेट शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, वो 30 से 90 दिन का होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिनिकल ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर कोई डॉग बाइट हुआ है या फिर कैटल बाइट किया है, ठीक है, तो एनिमल बाइट जैसे ही होता है तो उस जगह को कभी भी जो अपने घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो नहीं अपनाने चाहिए, और ना ही वहाँ पे स्टिचिंग वगैरह नहीं करवानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ मतलब जब भी कोई भी पर्सन को डॉग बाइट या कैटल बाइट होता है तो उस जगह को सिर्फ और सिर्फ सॉप या फिर डिटर्जेंट से आपको क्या करना है, वॉश आउट करना है। रनिंग वाटर से आप कर सकते हैं, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो रनिंग वाटर से आपको 10 मिनट तक उस वुंड को जो है साफ करते रहना है। ठीक है, अवॉइड डायरेक्ट टचिंग टू वुंड विथ बेयर हैंड्स, मतलब आप नंगे हाथों, बेयर हैंड्स का मतलब है नंगे हाथों, मतलब आपको ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा अगर आप टच कर रहे हैं तो, या अदरवाइज़ आपको उस जगह को टच नहीं करना है बिना ग्लव्स पहने, उस जगह को आपको नहीं धोना है। मतलब आप उस जगह को धो तो रहे हैं, वॉश आउट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको हाथ यूज़ नहीं करना है। अगर ग्लव्स नहीं पहने तो आपको अपने हैंड्स यूज़ नहीं करने हैं। डायरेक्ट जो रनिंग वाटर होता है उसमें आप रख सकते हैं, 10 मिनट तक आपको वैसे ही वॉश करना है। इमीडिएटली वॉशिंग वुंड इज़ प्रायोरिटी, यही एक प्रायोरिटी होती है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है डॉग बाइट होने के बाद, कि आप इमीडिएटली उस वुंड को जो है रनिंग वाटर में वॉश आउट करें। बाकी आपको कोई भी घरेलू नुस्खे जो है वो नहीं अपनाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब आप दूसरी बीमारी को और न्योता दे रहे हैं। शूचरिंग जो है वो कभी भी नहीं की जाती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो मतलब नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद में कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे शूचरिंग जो है वो उस पर्सन में नहीं की जाती है। तो ये आज की अपनी रैपिड रिवीजन क्लास थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये आपकी हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग सभी जो भी इस क्लास को ले रहे हैं वो सभी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी रैपिड रिवीजन क्लास से अपना रिवीजन कर सके और अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर सके और कंपटीशन फाइट कर सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच।